हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के एक नए इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बल आघूर्ण मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स की पार्ट 1 वीडियो में हम सभी बल आघूर्ण से संबंधित परिभाषाएं, बल आघूर्ण, बल युग, उत्तोलक आदि को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आज की इस क्लास में फर्स्ट आपका टॉपिक है बल आघूर्ण मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या हो तो किसी बिंदु के परितः किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो टाउ बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी ये होता है। तो कैसे यह बल का आघूर्ण कार्य करता है? यदि कोई वस्तु है ए बी, इस पर कोई बल ए बी से भिन्न दिशा में लगाया जा रहा है, तो जिस बिंदु के परितः यह घूम सकता है, जिस बिंदु के सापेक्ष हम बल लगा रहे हैं, उस बिंदु से बल के बीच की लंबवत दूरी डी और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? लंबवत दूरी लेंगे। लंबवत बिंदु ओ से हम ए से हम लंबवत दूरी लेंगे और एफ को हम पीछे तक खींचें तो जिस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनेगा उस बिंदु से लंबवत दूरी आपकी मिल जाएगी ओ एम इंटू क्या हो गया? एफ। ओ एम इंटू एफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका बल एफ इंटू दूरी ओ एम के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्लियर है यहाँ तक? बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, दोनों को गुणनफल कर दें तो इसका मात्रक आ जाएगा बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर। ठीक है, यदि बल पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने का प्रवृत्ति रखता है, क्या करता है? पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसका बल आघूर्ण क्या होगा? धनात्मक। वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा तो धनात्मक होगा। और यदि वह दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका बल आघूर्ण कैसा होगा? ऋणात्मक। अगर ये दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा तो ऋणात्मक और वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा तो धनात्मक। यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा तो धनात्मक लेंगे और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा तो ऋणात्मक लेना पड़ता है। ठीक है, बीजगणितीय योग इसका लेंगे हम लोग। बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होता है। चलिए अगला नियम देखते हैं, आघूर्णों का नियम। क्या आघूर्णों का नियम? पिंड की संतुलन की अवस्था में, क्या है? पिंड संतुलन की अवस्था में है तो किसी बिंदु के परितः सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसा होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। और वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग होगा। यदि बाईं ओर एक से अधिक आपके आघूर्ण काम कर रहे हैं, टाउ 1 और टाउ 2 काम कर रहे हैं, इसको दिशा हम धनात्मक ले लेंगे। ठीक, और दाहिनी ओर जो काम कर रहा है ऋणात्मक ले लेंगे। तो बाईं ओर के आघूर्णों का योग बराबर दाईं ओर के आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यही आघूर्णों का योग का नियम है। आघूर्णों के योग का नियम है लॉ ऑफ मोमेंट्स। क्या है? किसी पिंड पर लगे सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कहने का मतलब हो गया बाईं ओर की चीज़ों को धनात्मक मिलेंगे और दाहिनी ओर की चीज़ों को ऋणात्मक मिलेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसी तरीके से अगला नियम हम लोग देखते हैं। अगला नियम क्या दिया हुआ है? अगला बल है समांतर बल। ठीक है, समांतर बल क्या होता है? वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हो। यदि दो बल काम कर रहे हैं या दो से अधिक बल काम कर रहे हैं और उनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हो तो समांतर बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समांतर बल। पहला बल F1 और दूसरा बल F2, दोनों की दिशा एक ही हो, आपस में क्रिया रेखा उनकी समांतर हों तो ऐसे बलों को समांतर बल कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ठीक है, जिसमें से पहला क्या है? समदिश समांतर बल। क्या है? समदिश समांतर बल। और दूसरा क्या होता है? अदिश समांतर बल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अदिश समांतर बल। तो चलिए देखते हैं पहला समदिश समांतर बल क्या होता है। समदिश समांतर बल मीन्स लाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्स। क्या होते हैं वे समदिश समांतर बल? वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर हों। कैसी हों? समांतर हों। ठीक है, और एक ही दिशा में होती हैं, समदिश समांतर बल कहलाते हैं। दो बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही दिशा में हों, समदिश समांतर बल कहते हैं। इनका परिणामी बलों के योग के बराबर होता है, यानी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बराबर होता है। हमने यहाँ पर 2 वस्तुएं, एक वस्तु ली AB, जिस पर 2 बल काम कर रहा है। A काम कर रहा है, A बिंदु पर एक बल काम कर रहा है P, जिसका दिशा क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ठीक है, B बिंदु पर दूसरा बल कार्य कर रहा है, जिसकी दिशा भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, यानी दोनों की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, यानी दोनों की दिशाएं क्या हैं? समान हैं। जब 2 बलों की दिशाएं समान हों तो उन्हें समदिश समांतर बल कहते हैं। क्या कहते हैं? समदिश समांतर बल। ठीक है, तो इनका परिणामी क्या आएगा? किस बिंदु के सापेक्ष आपके ये घूमने का प्रयास करेंगे? बिंदु C के सापेक्ष ये घूमने का प्रयास करेंगे। किस बिंदु के सापेक्ष? बिंदु C के सापेक्ष। ठीक है, पहला बल कौन सा है? P है। इनकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या होगी? AC होगी। तो P इंटू AC बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू AC बराबर आपका इसी तरीके से ये बाएं पक्ष का हो गया। ठीक इसी तरीके से दाहिने पक्ष पे दूसरा बल Q और दूरी आपकी हो जाएगी BC। दूरी क्या हो जाएगी? BC। Q इंटू BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी बाईं ओर के सभी आगुण दाहिनी ओर के सभी आगुणों का योग समान होगा। तो बाईं ओर का आगुण P इंटू AC हो गया और दाईं ओर का आगुण Q इंटू BC हो गया। तो ये आपका आगुणों के बीजगणितीय योग के नियम का भी पालन करता है। कब? जब बल समदिश समांतर हो तो ये सूत्र मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अदिश समांतर बल क्या होता है? तो अदिश समांतर बल होता है वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर परंतु दिशा में विपरीत हों। कैसी हो? समांतर हो पर दिशा में विपरीत हो। आप यहाँ पर भी देखिए, एक वस्तु BC लिया गया, सॉरी BA लिया गया। क्या वस्तु लिया गया? BA। B से A तक एक वस्तु है, जिसमें B बिंदु पर एक बल लग रहा है, जिसका पर दिशा क्या है? Q। बल क्या है? Q और दिशा क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और A बिंदु पर लगने वाला बल क्या है? P और जिसकी दिशा क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो एक की दिशा ऊपर और दूसरी की दिशा नीचे। एक ऊपर दूसरा नीचे। 2 बल हैं लेकिन इनकी दिशाएं आपस में समांतर हैं, तो ये और विपरीत हैं। तो क्या कहेंगे? अदिश समांतर बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश समांतर बल। अनलाइक पैरेलल फोर्स है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अदिश समांतर बल इनका परिणामी क्या होता है? दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्या होता है? दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। किस बिंदु के सापेक्ष कार्य कर रही हैं? बिंदु C के सापेक्ष कार्य कर रही हैं। ठीक है, किसके सापेक्ष कार्य कर रही हैं? बिंदु C के सापेक्ष कार्य कर रही हैं। तो बिंदु C से Q की लंबवत दूरी क्या होगी? BC। ठीक है, BC होगी। और
बल क्या होगा Q, ठीक है। और ए बिंदु से लंबवत दूरी AC और बल क्या हो जाएगा P। क्लियर है यहाँ तक। और इनका परिणामी क्या आएगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर। इनका परिणामी दोनों बलों के अंतर के बराबर आता है, यानी R बराबर क्या आता है P माइनस Q। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से अगली टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, बल युग्म। क्या है, बल युग्म। बल युग्म क्या होता है, यानी कपल क्या होता है, दो बराबर क्या हो, दो बराबर तथा विपरीत समांतर बलों के जोड़े बराबर हों और विपरीत हों। समांतर बलों के जोड़े जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में हों। अभी हमने पढ़ा है समांतर था, परंतु समांतर था विपरीत पढ़ा है, लेकिन बल क्या थे वहाँ बराबर नहीं थे। यहाँ क्या है, बल भी बराबर हो और दिशाएं क्या हों, विपरीत हों। तो क्या कह रहा है, दो बराबर तथा विपरीत समांतर बलों के जोड़े जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं हैं, बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं हैं, बल युग्म कहते हैं। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, बल युग्म की भुजा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वस्तु आपका AB है, ठीक है, जिसके A बिंदु पर एक बल F ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा है और B बिंदु पर F बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम कर रहा है। दोनों जगह बल बराबर हैं और दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक है। बल बराबर और दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो बल युग्म की भुजा के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर D दिया हुआ है, ठीक है। तो बल युग्म के किसी एक बल तथा भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो ऐसी जगह पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, बल और भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F इंटू टाउ बराबर आ जाएगा F इंटू दूरी यहाँ पर क्या है D, F इंटू D आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे क्या दे रहा है, बल युग्म का आघूर्ण। अभी आपको बताया गया बल युग्म का आघूर्ण बल गुणे बल के बीच की लंबवत दूरी यानी यम बराबर F इंटू AB आएगा, ठीक है। धनात्मक तथा दक्षिणावर्त आघूर्ण को ऋणात्मक लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, वामावर्त को धनात्मक लेते हैं और दक्षिणावर्त को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो अगली टॉपिक दिया हुआ है उत्तोलक, लीवर। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक एक सरल मशीन है। कैसा मशीन है, सरल मशीन। मशीन दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, ठीक है। तो ये क्या होता है उत्तोलक, सरल मशीन। यह एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। यह बिंदु आलंब कहलाता है, यानी जिस बिंदु के चारों ओर घूम सकते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक क्या होता है, एक सरल मशीन होती है और एक निश्चित बिंदु के स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूम सकती है, ठीक। अब उत्तोलक में यांत्रिक लाभ, किसी मशीन में भार तथा आयास के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भार और आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। या ये है यांत्रिक लाभ की परिभाषा और फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला से ही परिभाषा दिया गया है, भार और आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जिसमें पहले उत्तोलक को क्या कहते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक। 3 प्रकार में पहला क्या है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक यानी लीवर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। लीवर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम
कि एक ओर आयास तथा दूसरी ओर भार लगाया जाता है। क्या कहते हैं? एक ओर आयास लगाया जाता है और दूसरी ओर भार लगाया जाता है। ठीक है। आलंब क्या होता है? जिस बिंदु के चारों ओर पिंड घूम सकता है उसे आलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रहा है आपको यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ का सूत्र आपने पढ़ा, भार बटे आयास। यहाँ पर भार क्या है? डब्लू। भार क्या है? डब्लू है। और आयास क्या है? पी है। तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? डब्लू बटे पी बराबर ए एफ बटे में बी एफ। ए से एफ तक की दूरी और बी से एफ तक की दूरी के बराबर होता है अनुपात में। डब्लू बटे पी बराबर ए एफ बटे बी एफ। यहाँ पर क्या होता है? ए एफ का मान बी एफ से अधिक होता है। ठीक है। इस वर्ग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उदाहरण आपको याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके आते हैं। क्या है? तुला। ठीक है, तुला में आप बीच से आप डंडी पकड़ में रस्सी लटकती रहती है जिससे हाथ से उठाया जाता है, तो वो आपका बिंदु हो गया जिसके चारों ओर घूमता है तुला। क्या हो गया? आलम। और एक तरफ आप भार रखते हैं, दूसरी तरफ वस्तु रखते हैं, तो ये आपका भार और आयास हो गया। दूसरा है कैंची। इसी तरीके से प्लास, बच्चों के झूलने का तख्ता, शीशा वाला गेम आपने देखा होगा, बच्चे दोनों तरफ बैठ जाते हैं और बीच में के बिंदु के चारों तरफ घूमता है, तो बच्चे के झूलने का तख्ता इत्यादि प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं। इन उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ इसकी भुजा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भुजा पर। यह एक से अधिक हो सकता है अथवा एक से कम होता है। इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से अधिक अथवा एक से कम हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक लाभ से भी संबंधित प्रश्न पूछता है कि किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, या दोनों पूछ सकता है, या बराबर पूछता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है? एक से अधिक अथवा एक से कम। और इसे बराबर भी होता है। क्या होता है? बराबर भी होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ बराबर भी होता है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा वर्ग का उत्तोलक देखते हैं। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक मीन्स लीवर्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। इस वर्ग के उत्तोलक में भार तथा आयास आलंब के एक ही ओर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एक ही ओर होते हैं, तथा आलंब से भार की अपेक्षा आयास अधिक दूर होता है। आलंब से क्या होता है? भार की अपेक्षा आयास अधिक दूर पर होता है। ठीक है, कैसे? तो ये चित्र देखिए, यहाँ पर आपको यह बिंदु है जिस पर आलम दिखाई दे रहा है। ए बिंदु पर पी आयास है और बी बिंदु पर डब्लू भार है। ठीक है, तो इस तरीके से द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का चित्र आपको बनेगा, जिसमें आपको आलम एक किनारे पर, आयास दूसरे किनारे पर, और मध्य में क्या होता है? भार। द्वितीय वर्ग में मध्य में क्या होता है? भार। इसको याद रखिएगा, द्वितीय वर्ग में मध्य में क्या होता है? भार। ठीक है, तो अब इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? डब्लू बटे पी। ठीक है, डब्लू बटे पी क्या होगा? डब्लू बटे पी, भार बटे में आयास। तो दूरी के रूप में क्या होगा? ए से एफ क्या हो जाएगा? ए एफ आयास भुजा की लंबाई बटे में भार भुजा की लंबाई बी एफ। आयास भुजा की लंबाई ए एफ बटे में भार भुजा की लंबाई बी एफ। ये होता है यांत्रिक लाभ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए एफ आपका बड़ा है, बी एफ आपका छोटा है। तो इसमें आपका यांत्रिक लाभ के लिए क्या मिलेगा आपको? यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक मिलेगा। ठीक है, बी एफ आपके नीचे की परिमाण छोटा है, तो यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक मिलता है। ठीक, तो क्या है इसके उदाहरण? सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की गाड़ी इत्यादि, ये सभी कौन से हैं? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं। ठीक है, सरोता आपने देखा होगा, नींबू निचोड़ने की मशीन भी देखा होगा। किनारे के बिंदु के सापेक्ष घूमता है, बीच में नींबू रखते हैं यानी भार लगाते हैं, और दूसरे किनारे से बल लगाते हैं यानी कि आयास। ठीक है, तो नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की गाड़ी, सरोता, ये सभी क्या हैं? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कहते हैं। और इसमें यांत्रिक लाभ कितना होता है?
एक से अधिक होता है। कितना होता है? एक से अधिक होता है, अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्या है? तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं? मीन्स लीवर्स ऑफ थर्ड ग्रुप क्या होता है? इस वर्ग के उत्तोलक में भी आयास तथा भार आलंब की एक ही ओर होते हैं, परंतु आलंब से आयास की अपेक्षा भार अधिक होता है। मीन्स इस बार क्या हो जाएगा? आयास आपका मध्य में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा आयास? मध्य में। ठीक है, द्वितीय वर्ग में आप क्रम से याद करिए। प्रथम वर्ग में मध्य में है आलंब और द्वितीय वर्ग में मध्य में कौन सा है? भार। और तृतीय वर्ग में मध्य में कौन है? आपका आयास। इसको याद रखना है, इससे भी संबंधित परिभाषाएं आपकी पूछी जाती हैं। तो आयास आपका क्या हो गया? मध्य में, आलंब आपका किनारे पर और भार आपका दूसरे किनारे पर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें भी यांत्रिक लाभ के लिए भार बटे आयास, तो आपकी भार भुजा कौन सी हो जाएगी? बी एफ, जो कि आपका कहाँ जाएगा? हर में। कहाँ जाएगा? हर में। और आलंब भुजा ए एफ, कहाँ पर गया? अंश में। तो आपकी अंश की राशि छोटी और हर की राशि बड़ी है, तो यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा? एक से कम। क्या मिलेगा यांत्रिक लाभ? सदैव एक से कम मिलता है। ठीक है, यानी तृतीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम, द्वितीय वर्ग के यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक, और प्रथम वर्ग का यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से कम अथवा एक के बराबर, तीनों हो सकता है। इसको आपको याद रखना। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परेशान करते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आलंब कहाँ पर है, भार कहाँ पर है, यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो आपको याद रखना है, प्रथम वर्ग में आलंब मध्य में होता है और एक किनारे भार, दूसरे किनारे आयास होता है। द्वितीय वर्ग में आपका क्या होता है? भार मध्य में होता है, आलंब एक किनारे, आयास दूसरे किनारे होता है। ठीक है, तृतीय वर्ग में क्या होता है? आयास आपका मध्य में होता है, आलंब एक किनारे और भार दूसरे किनारे होता है। चलिए, तो इस वर्ग के उदाहरण कौन कौन से हैं? इस वर्ग में आपका उदाहरण है हल। क्या है? हल, किसान वाला हल, चिमटा इत्यादि तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। ठीक है, चिमटा, हल, ये क्या है? तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? सारणी उत्तोलक के प्रकार एवं यांत्रिक लाभ। उत्तोलक के प्रकार से संबंधित यांत्रिक लाभ के लिए एक सारणी दी गई है। चलिए इसको देख ले, जिससे आसानी से याद हो जाए। तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या है? प्रथम वर्ग के उत्तोलक यांत्रिक लाभ क्या दिया? एक से कम या एक से अधिक, दोनों दे रहा है। उत्तोलक की भुजा पर निर्भर करता है और इसमें बराबर भी होता है। यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आपको याद रखना है कि बराबर भी हो सकता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं? यांत्रिक लाभ एक से सदैव अधिक होता है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। ठीक है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जिसमें एक से के बराबर होता है, उसका अगर आपसे उदाहरण पूछे तो कौन सा है? भौतिक तुला, जिसके दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती है। इसलिए इसका हमेशा सदैव क्या आता है? यांत्रिक लाभ एक के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा इसको कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जिसमें कि आपका यांत्रिक लाभ एक के बराबर आता है, एक के बराबर आता है, यहाँ पर बराबर भी आता है, एक के बराबर आता है, तो उसका उदाहरण क्या होगा? तुला। ठीक है, तुला का यांत्रिक वर्ग, यांत्रिक लाभ इसका एक के बराबर आता है। चलिए इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं दोषयुक्त तुला का से सही द्रव्यमान ज्ञात करना। दोषयुक्त तुला से सही द्रव्यमान, जब पलड़ों का भार समान न हो तो वस्तु को क्रमशः, दोषयुक्त तुला कब है? कई तरीके से हो सकते हैं। भुजाओं की लंबाई अलग से हो सकती है और पलड़ों का भार अलग हो सकता है। तो पहली स्थिति का है क्या? जब पलड़ों का भार समान न हो तो वस्तु को क्रमशः दोनों पलड़ों पर तौलकर, यानी पहले पलड़े का भार W1 और दूसरे पलड़े का भार W2 ज्ञात करते हैं। और शुद्ध द्रव्यमान W बराबर W1 प्लस W2/2 होता है। क्या होता है? W1 प्लस W2/2 होता है। ये शुद्ध द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। यदि दोनों
पलड़ों से किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया और शुद्ध द्रव्यमान पूछे तो दोनों के भारों को द्रव्यमानों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो शुद्ध द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगली हेडिंग क्या है? जब तुलाओं की भुजाएं बराबर न हो, क्या हो? तुलाओं की भुजाएं क्या हो? बराबर न हो। भुजाएं बराबर न हो, अभी हमने पढ़ा कि हमेशा भुजाएं बराबर होती हैं तो यांत्रिक लाभ 1 आता है। अब यहाँ पर कह रहा है भुजाएं बराबर न हो, और जब भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो दोष होगा, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। तो क्या है, हमें दोष के दूर करना है तो इसको पढ़ना है। तो दोनों पलड़ों पर रखी वस्तु का द्रव्यमान W1 इंटू W2 हो, यानी पहले पलड़े पर द्रव्यमान W1 हो और दूसरे पलड़े पर द्रव्यमान W2 हो। कब? जब तो भुजाएं बराबर न हो। तो शुद्ध द्रव्यमान W बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर W1 मल्टीप्लाई W2। भुजाएं बराबर न हो तो शुद्ध द्रव्यमान W बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर W1 मल्टीप्लाई W2। क्लियर है? ये 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र आपका है जब पलड़ों का द्रव्यमान बराबर न हो, और दूसरा है जब तुला की भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर न हो, ऐसी स्थिति में। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा है। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया हुआ है? बल आघूर्ण जो होता है, बल का किसी वस्तु को घूर्णित करने वाला प्रभाव है। यानी बल आघूर्ण के कारण क्या होता है? वस्तु घूम सकता है, एक ही जगह पर घूम सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है? बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए बल के अक्ष से कुछ न कुछ लंबवत दूरी आवश्यक है। क्या होता है? बल आघूर्ण प्रदान करना है तो लंबवत दूरी कुछ न कुछ आवश्यक है। लंबवत दूरी नहीं है तो बल आघूर्ण नहीं लगेगा। नंबर 3, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, अभी आपने पढ़ा, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। नंबर 4, दोषयुक्त तुला से भी सही द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, किंतु इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसा कि आपने ऊपर 2 शर्तें देखा। ठीक है, यानी दोषयुक्त तुला से भी हम सही द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर लिखी 2 विधियों के द्वारा। अब दोष कैसा है ये ज्ञात करके। ठीक है। बल आघूर्ण तो आपने पढ़ा कि इसके लिए कुछ दूरी चाहिए तभी हम बल आघूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, लंबवत दूरी रहेगा तभी। साथ में एक और आपको बात याद रखनी है कि बल युग्म जो होता है, क्या? बल युग्म जो होता है उसके द्वारा कोई पिंड केवल घूर्णन गति हो सकती। किसी भी पिंड में क्या होती है? घूर्णन गति। बल आघूर्ण हम लोग कहाँ पर लगाते हैं? तो आपने नल की टोटी, बोतल के ढक्कन को आपने खोलते हुए देखा होगा कि दोनों उंगलियों से हम लोग क्या करते हैं? बराबर बल लगाते हैं। ठीक है। और वो बराबर बल किस प्रकार से लगाते हैं? एक उंगली से बाईं ओर धक्का देते हैं वामावर्त दिशा में, तो दूसरी उंगली से दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है। और दोनों उंगलियों से बराबर बल लगाते हैं। कैसा बल लगाते हैं? बराबर बल लगाते हैं। तो इस तरीके से नल की टोटी को घुमाना और किसी बंद ढक्कन को खोलने के लिए हम बल आघूर्ण के बल युग्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बल युग्म, जिसमें क्या होता है? 2 बराबर और समांतर बल होते हैं, विपरीत समांतर बल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आज की क्लास में क्लियर हो गए हैं। अगली क्लास में हम सभी इस चैप्टर से संबंधित, बल आघूर्ण चैप्टर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।